अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान हसनैन अली भटिया। मेरे साथ इस वक्त यासर महमूद बासन नंबरदार मौजूद हैं। इनका ताल्लुक़ मालीवाला से है। इस टाइम खुड़ियाँ हास में रहाइश पज़ीर हैं। इनके पास आए हैं इनके ज़िंदगी के हवाले से और सियासत के हवाले से जानने के लिए। इलेक्शन आ रहे हैं और किस पार्टी का साथ देंगे और क्या इनका आइंदा लाए अमल है, तो सब बातें इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सब? ठीक ठाक? जी अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अभी ये सेहत ठीक? सब खैरियत। बताइएगा यासर भाई, आने वाले दिनों में किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? इलेक्शन की गहमा गहमी अरूज पर है, तो क्या कहेंगे आप अपनी सियासी ज़िंदगी के हवाले से? जी हम अपने इलाके में सियासत को अमली तौर पे देख रहे हैं और हम देख रहे हैं जो अमली तौर पे हमारे इलाके में जो लीडरान मेहनत कर रहे हैं उसमें सर फहरिस्त मलिक अहमद खान साहब हैं और वो नून लीग के टिकट होल्डर हैं। तो उनका ही हम जो है ना साथ देंगे इंशाल्लाह और भरपूर तरीके से साथ देंगे, क्योंकि वो अपने इलाके में मेहनत करते हैं। उनकी दिन रात यकीन माने अनथक मेहनत है ना, जो वो आप सुबह देखें शाम को देखें वो आपको इलाके में नज़र आएंगे। ऐसे ही आप नंबरदार मुंतखब हुए हैं, इस हवाले से क्या कहेंगे? कैसे आपकी एक्टिविटी जारी है? क्या खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं आवाम के लिए? जी बाज़ देखें गवर्नमेंट की तरफ से आप नादरा को ले लें, आप जो जमन पर्ची को ले लें, तो उधर अटेस्टेड के लिए लोग जो है ना वो बेचारे गांव के लोग हैं जो वो उनको शहर आना पड़ता था जी। तो उधर हमें अथोराइज्ड गवर्नमेंट ने किया है कि हम अपने सिग्नेचर कर सकते हैं, क्योंकि नंबरदार जो होता है वो ग्राउंड रियलिटी जो है उसको वो देख रहा होता है जी। क्योंकि उसका इलाके में जो है ना वर्क होता है, वो दिन रात गवर्नमेंट के लिए वो काम सर अंजाम देता है। तो क्योंकि पटवारियों के साथ भी उसका रब्ता होता है और इलाके में भी उसने जो है ना मामले इकट्ठा करने के हवाले से अपना जो चौकीदार है उसको साथ लेके या उसको भेज के खुद जाके उसकी एक इलाके में ग्राउंड रियलिटी जो है ना वो हकीकत सामने ला सकता है। जी। खुड़ियाँ हास में जो इस वक्त पोजीशन चल रही है, किस जमात की जो इस वक्त वाज़ेह सीरियस नज़र आ रही है आपको? देखिए मैं फिर यही बात करूँगा कि अल्लाह ताला लोगों के दिलों में मोहब्बत डालता है। जो हमारे लीडरान हैं वो अगर इलाके में जो ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं तो वर्क के हिसाब से जो ना हमारा इलाका जो है इलाकाई तौर पे जिसका वर्क ज़्यादा होगा वही आगे आएगा। तो उस लिहाज से फिर मैं कहना चाहूँगा कि मलिक अहमद खान साहब दिन रात हर वक्त हर लम्हा आपको मेहनत करते नज़र इलाके में आएंगे। उनके साथ वजारतें भी रही हैं लेकिन उनका रवैया भी इतना अच्छा रहा है, इलाके में भी उन्होंने टाइम दिया है, इलाके को नहीं छोड़ा, उन्होंने लोगों के साथ मोहब्बत की है। तो लोग मोहब्बत का जवाब ज़ाहिर है वो मोहब्बत से देते हैं। ठीक है। आप समझते हैं कि 9 मई का वाक़या होना चाहिए था? पाक फ़ौज जो हमारी हिफाजत करती है 24 घंटे, हम जिस वजह से महफूज हैं उनकी वजह से, तो क्या पाक फ़ौज को निशाना बना के ये 9 मई का जो वाक़या हुआ है इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? जी ये आप तमाम लोगों के सामने है ऐसा रवैया मुल्क फ़ौज के साथ जो ऐसा रवैया है वो समझे मुल्क के साथ गद्दारी कर रहे हैं। जी। फ़ौज के साथ तामन है जो वो ऐसे ही है जैसे आप मुल्क के साथ तामन कर रहे हैं। देखिए वो फ़ौज हमारे बॉर्डरों पे इतनी सर्दी कितना ठंडा मौसम है और इस ठंड के सर्दी के मौसम में बॉर्डरों पे हमारे सिपाही जवान आपको नज़र आएंगे तो यकीन मैंने हम तन वो वहाँ पे बॉर्डरों की हिफाजत करते हुए नज़र आएंगे। हम यहाँ पे हमारा एरिया मैदानी एरिया है और यहाँ पे इतनी सर्दी भी नहीं है, फिर भी हमें बहुत ज़्यादा सर्दी हमारे लोगों को जो है ना इलाकाई तौर पर महसूस होती है। तो जो हमारे जवान बर्फ़ में जैसे बलूचिस्तान है हमारा, जैसे चमन बॉर्डर है, ऐसे अफ़गानिस्तान का पहाड़ी इलाका जाते हैं वहाँ पे जो तैनात हैं हमारे जवान, उनकी मेहनत को यकीन माने हमें सलूट करना चाहिए। और फ़ौज के जो मुताल्लिक़ है ना वो मन गढ़ कहानियाँ बनाकर लोग जो है ना वो छोड़ रहे हैं, ये ठीक नहीं है। हमें अपनी फ़ौज को कमज़ोर नहीं करना चाहिए बल्कि हर पल और हर लम्हा उनका साथ देना चाहिए। ठीक है। तो इस वक्त जो है मुल्की हालात चल रहे हैं, हर पार्टी को आज़ादाना तौर पर इलेक्शन लड़ने की इजाज़त होनी चाहिए, ये एक जमहूरियत का भी हुस्न है। तो आप समझते हैं कि इस वक्त जो मुल्की सतह पर ये मामला चल रहे हैं इनको एक सफ़ पे होके इनको एक आज़ादाना तौर पर माहौल फराहम करना चाहिए इलेक्शन के लिए? देखें ये बात तो ठीक है कि जो इलेक्शन जमहूरियत हमारे मुल्क जमहूरी मुल्क है
यहाँ पे हर एक को इलेक्शन के हवाले से आज़ादी हासिल होनी चाहिए। हर बंदा वो आज़ादाना तौर पे अपना कैंपेन कर सकता है, करना चाहिए। अगर ये रवायत ऐसी खींचातानी की रवायत बरकरार रही तो ये हो सकता है कि ये रवायत हमारे सियासतदानों में सदियों तक चले और इससे मुल्क को नुकसान होना है और हमारी आवाम को नुकसान होना है। लेकिन हम यही पैगाम देंगे कि मैना रवै के साथ जो है ना वो सबको इलेक्शन कैंपेन करनी चाहिए और तमाम पार्टियों को वो मैदान में आना चाहिए। ठीक है। और इलेक्शन आप समझते हैं इलेक्शन हो सकेंगे? देखें, अगर कैंपेन के हवाले से जो लीडरान हैं वो इलाकाई अपने अपने इलाके में कैंपेन देखें हल्की फुल्की जारी है। जैसे पहले कोई शोर व गुल नज़र आता था, गहमा गहमी नज़र आती बिल्कुल ठीक है, वो नज़र नहीं आ रही। ठीक है। तो आप समझते हैं कि 50-50 चांस? अभी तक तो चांस 50-50 है। ठीक है। तो कुछ हो और कोई 10 दिन तक पता चल जाएगा कि हालात किधर जाते हैं। ठीक है। और इस वक्त जो महंगाई का दौर है, आप समझते हैं नवाज शरीफ साहब के आने के बाद महंगाई कम हुई है या उनकी हुकूमत दूसरी हुकूमतों से बेहतर रही है? क्या मुआवजा करते हैं आप? अगर महंगाई को देखें तो नवाज शरीफ का जो दौर है वो उन्होंने उस वक्त ये शोर चलता था कि मसनूई तौर पे महंगाई को रोका हुआ है जी। चाहे उन्होंने मसनूई तौर पे रोका था, जैसे भी रोका था, महंगाई कंट्रोल में थी। अब उस वक्त देख लें हज उम्रा का, वो उम्रे का जो टिकट था या उम्रा के लिए जो लोग अदायगी के लिए जाते थे 1 लाख रुपया लगता था। हाँ, काफ़ी। और अब जो है वो कम से कम कोई 2.5 से 3 लाख रुपया जो है ना खर्चा आ रहा है। बिल्कुल ऐसे। इसके बाद आप हज पे आ जाएं, पहले हज होता था 4 लाख में, 4.5 लाख में, और अब जो है वो 12 से 13 लाख में सेकंड पहुंच गया। गुज़श्ता साल जो हुआ है 13 से 14 लाख में लोग कर रहे हैं। तो ये एक मिडल मैन के लिए, हमारे जैसे लोगों के लिए देखें बहुत मुश्किल है। और इस सियासी नाबालग थे वो उनकी नाबालगपन की वजह से जो है ना वो महंगाई ऊपर चली गई ऐसी है। तो अब इसे कंट्रोल करना खासा मुश्किल काम तो है। लेकिन अगर हमारी नीयतें ठीक हो जाए, अगर हमारे जो सरपरस्त हैं, हमारे मुल्क के जो लीडरान हैं, अगर उनको अल्लाह हिदायत दे दे तो इसमें अगर इंसाफ और अदल कायम हो जाए तो फिर ये सारी चीज़ें नीचे आएंगी। आने वाली हुकूमत कोई मतलब कर सकती है। हाँ, बिल्कुल कर लेंगे। उस पर उम्मीद लगाई जा सकती है। कोई भी एफर्ट तो कर रहे हैं ना जी। हाँ बंदा, लेकिन हुकूमत जब तक किसी भी चीज़ में हुकूमत में इस्तेहकाम नहीं पैदा होता जी, तब तक महंगाई को कंट्रोल करना मुश्किल होगा। ठीक है। आपका ताल्लुक भी किसान गिराने से है, ज़मींदार गिराने से है। इस वक्त DAP तकरीबन 15,000 की चल रही है और यूरिया भी ब्लैक में 5 से 6,000 में बिक रही है। तो आप समझते हैं ये किसान के ऊपर ज़्यादती है, जुल्म है? देखिए, ये सारा जो चल रहा है ना, हमारे कुछ जो पॉलिसी मेकर लोग हैं वो ऊपर रिपोर्टें गलत दे देते हैं। एक साल फसल का आप रेट देख लें, चले थोड़ा सा बढ़ गया है, लेकिन उसके साथ ही गलत रिपोर्टें दे के उन्होंने खाद का भी रेट बढ़ा दिया और स्प्रे का रेट भी बढ़ा दिया है। हालांकि जो ठेकादार भी काफ़ी बढ़ गए। जो पहले 1 लाख रुपए चलता था वो 1.5 से 2-3 लाख तक पहुंच गया। तो ये है कि हमारे जो पॉलिसी मेकर हैं, छोटे अदारे हैं, उनको चाहिए कि ऊपर सही रिपोर्ट दें। अगर 1 साल रेट अप गया है तो अब देखें आलू का रेट फिर नीचे आ गया है, मुंजी का रेट भी नीचे आ गया है, मक्की का रेट भी काफ़ी नीचे चला गया है। 12 से 1300 रुपये में मन सेल हो रही है जी। तो अगर ऐसे ही हालात रहे तो किसान के लिए बहुत मुश्किल हो जाए, मुश्किलात खड़ी हो जाए। ठीक है। और यूथ के लिए आप क्या पैगाम देंगे? कुड़ियाँ हास में इस वक्त जो सियासी गहमा गहमी चल रही है, यूथ को किसका साथ देना चाहिए और क्या आने वाले दिनों में यूथ अपना किरदार अदा कर सकती है? मैं तो यही कहूँगा कि जो हमारे इलाके में बहुत फसली बटेरे आते हैं इलेक्शन के लिए, सिर्फ इलेक्शन वाले दिनों में आए और लोगों को वर्गलाया, यूथ को भी वर्गलाया और चले गए जी। मेरी यही इस्तदा है अपने इलाके के जवानों से कि जो अमली तौर पे हमारे इलाके में जो हमारे लीडरान बैठे हुए हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, मेरे ख्याल में तो उनका साथ देना चाहिए और भरपूर तरीके से साथ देना चाहिए। देखें, वो हमारी खुशी गम में बराबर के शरीक होते हैं, खुशी में बराबर के शरीक होते हैं, तो हमें भी जो है ना उनके दुख दर्द में बराबर का शरीक होना चाहिए। बिल्कुल। और उन्हीं का साथ देना चाहिए जो आवाम की फलाह बहबूद के लिए काम कर रहे हैं।
کھڑیا ہاس میں اس وقت بوائز ڈگری کالج نہیں ہے اور ایک اچھی ڈسپینسری ہاسپٹل موجود نہیں ہے، اور صحت کے لیے جو غریب ہیں ان کو بڑے بڑے ہسپتالوں کا جو ہے نا سامنا کرنا پڑتا ہے، بڑی بڑی فیسیں پے کرنا پڑتی ہیں، اس کے ساتھ بوائز ڈگری کالج اور صحت کے نظام کا ایک کیسا اسٹرکچر ہونا چاہیے، یہ چیزوں کی اس ٹائم ہمارے قصبے میں کمی ہے۔ تو آپ کیا ملک صاحب کو پیغام دیں گے، یا جن جو اقتدار میں ہیں ان کو کیا پیغام دیں گے کہ وہ آنے والے دنوں میں اس پر کوئی غور کریں؟ دیکھیں جیسے پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ استحکام قائم ہوگا کسی بھی چیز میں، چاہے وہ حکومت ہے چاہے وہ ادارے ہیں، اگر ان میں استحکام پیدا ہوگا تو کوئی بھی چیز وہ اسٹل ہوگی۔ جی جیسے پہلے نواز شریف صاحب ادھر آئے تھے، انہوں نے جلسہ کیا، اس میں کہا کہ ادھر وہ جو ڈسپینسری کے لیے ہاسپٹل کے لیے اعلان کر کے گئے، جی لیکن بعد میں بوجہ حکومت گر جانے کے وہ سارا جو ایک پلان تھا وہ اس میں ادھورا رہ گیا۔ موٹر وے کا بھی انہوں نے موٹر وے کا بھی آپ دیکھیں ابھی حال ہی میں جو پیچھے جلسہ ہوا ہے اس میں انہوں نے اعلان کیا، لیکن حکومت کے چلے جانے سے وہ پلان بھی جو ہے نا ابھی تک ادھورانا رہ گیا۔ لیکن میں چاہوں گا اپنے لیڈر ملک احمد خان صاحب سے استدعا کروں گا، دیکھیں آپ کو اللہ نے عزت دی ہے، آپ لوگوں سے محبت کرتے ہیں، ہمیں آپ سے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ جو ہے نا نیکسٹ جو ہے وہ تعلیم پہ زور دیں گے اور اپنے علاقے کو تعلیم یافتہ بنانے کے لیے یہاں پہ تعلیمی منصوبے، سکول، بلڈنگ کا اہتمام کریں گے۔ اور کرکٹ گراؤنڈ کا بھی ہونا ضروری ہے، نوجوان ظاہر ہے جو نشے سے بچ جائے، نوجوان ہیں وہ ان کو ایک مصروفیت کے لیے اچھا گراؤنڈ ہونا چاہیے تاکہ اس میں لوگ جو ہے نا وہ کھیلیں، اور جو لوگ آوارہ پھر رہے ہیں نشے کے حوالے سے، دوسری جو یہ گیمیں چل رہی ہیں، بیڈمنٹن وغیرہ، ان سارے سے جان چھوڑ کے ایک بڑے گراؤنڈ میں جا کے فزیکلی طور پہ لوگ جو ہے نا اپنی فٹنس کے حوالے سے ان کے لیے بہتری ہو۔ اس لیے یہ بھی ہم استدعا کریں گے کہ آپ آنے والے اپنے لیڈر سے کو ان شاء اللہ تعالیٰ ضرور جو ہے نا علاقے کے لیے پروگرام مہیا کریں گے۔ آپ بڑے فٹ نظر آ رہے ہیں، کیا صحت کا راز ہے آپ کی؟ آنے والے دنوں میں شاش پشاش نظر آتے ہیں آپ سر اصل جب بھی دیکھتے ہیں آپ کو؟ سر اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں جو ہمارا دین ہے نا وہ ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے، جی، کیونکہ پہلے ہمیں جو ہے نا کھانے میں وہ جیسے کہتے ہیں اعتدال کے ساتھ کھانا چاہیے۔ دوسرا مرغوب یعنی کہ غذائیں ہیں نا ان کو جو استعمال ہے ایک وقت میں ایک ہی فاسٹ فوڈ تو ایک زہر ہے نا جی، یہ تو جیسے جیسے علاقے میں یا پاکستان میں متعارف ہوا ہے ویسے ویسے جو لوگوں کو صحت خراب ہونی شروع ہو گئی ہے۔ لیکن آپ کو زیادہ تر میں یہی پیغام دوں گا کہ گھر کے کھانے استعمال کرنے چاہیے جی، اور اعتدال کے ساتھ کرنے چاہیے، زیادہ اس میں آپ سبزیاں وغیرہ استعمال کرنی چاہیے ٹھیک ہے، تاکہ وہ آپ کی صحت کے لیے اچھی ہیں۔ تو میرا تو یہی پیغام ہے کہ زیادہ سے زیادہ گھر کا کھانا استعمال کیا۔ جو سمندر پاکستانی ہیں ان کو کیا ووٹ کا حق حاصل ہونا چاہیے، جو کہ پی ٹی آئی کا ایک منصوبہ تھا کہ آپ سمجھتے ہیں اچھا منصوبہ ہے؟ کیونکہ تقریباً کوئی 40 سے 50% جو ہماری اس ٹائم یوتھ ہے وہ باہر کے ملک کو ملازمت کر رہے ہیں، کوئی اپنا کاروبار چلا رہے ہیں، ان کو بھی تو حق حاصل ہونا چاہیے کہ پاکستان میں اظہار خیال کر سکے اپنی رائے کا۔ ظاہر ہے ان کا جو اوورسیز لوگ ہیں ان کا ہمارے ملک کی خوشحالی اور ترقی میں بڑا کردار ہے۔ ظاہر ہے وہ دن رات ادھر محنت کر کے اپنا پیسہ وقت بچا کے محنت کر کے پیسہ اپنے ملک پاکستان میں بھیجتے ہیں جی، اور جب ادھر پیسہ آتا ہے تو ایک ترقی جو ہے روشن ترقی تو نظر آتی ہے، بالکل، تو ان کو ووٹ کا بھی حق دینا چاہیے، کیونکہ جدید دور ہے، اب تو کوئی بندہ ادھورا رہ نہیں سکتا، موبائل سسٹم ہے، آپ کو جو ہے نا وہ ادھر ایپ متعارف کروانی چاہیے۔ ہماری جو ہے نا بیوروکریسی ہے یا ہماری جو پالیسی میکر ہیں ان کو ایپ متعارف کروانی چاہیے تاکہ وہ بھی اپنا پورا ان کو بھی حق ہونا چاہیے اپنا حق ادا کر سکیں۔ اور سے آخر میں آپ سے کوشچن کروں گا کہ آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے ہماری عوام کو کہ کن کا ساتھ دیں اور کن کو ووٹ ڈالیں، اور 8 فروری کو الیکشن ہونے جا رہے ہیں، کن کا انتخاب کریں جو کہ ہمارے ملک کی ترقی میں کردار ادا کریں؟ میں چاہوں گا کہ ہر علاقے میں ہمارے جو جیسے ہمارے لیڈر مقام صاحب ہیں وہ علاقے کی بہتری کے لیے دن رات محنت کرتے ہیں، ایسے ہر علاقے کی چوائس نوجوانوں کو لوگوں کو ایسے لوگوں کی کرنی چاہیے جو آپ سے محبت کرتے ہیں اور آپ کے علاقے کے لیے باہر سے فنڈ لے کے آتے ہیں
सड़कों का जाल बिछाते हैं। यहाँ पे सीवरेज सिस्टम के लिए उन्होंने पहले भी खिदमात अंजाम दी हैं। और आप देखें कि वो हमारा निकासी का सिस्टम के लिए भी उन्होंने 2 खूह जो है ना चलाया है। तो ऐसे ही काफ़ी काम उन्होंने पहले भी करवाया है। तो मैं कहूँगा कि जो आपसे मोहब्बत करते हैं आप भी उनसे मोहब्बत करें। जी ठीक है। नाज़रीन, आपने सारी बातें सुनी। यासर महमूद बासर साहब नंबरदार हैं, जो इनका ये कहना था कि ऐसे लोगों का इंतखाब करें, ऐसे नौजवानों को आगे लेके आएँ, सियासत में उनका साथ दें जो आपके साथ मोहब्बत करते हैं और आपके की खुशी और गमी में आपके साथ रहते हैं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। आपका मेज़बान हसनैन भट्टी लाने के